वेलकम, आप सभी का स्वागत। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए और लास्ट प्रीवियस ईयर का 2010 का क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। तो आवेश Q त्रिज्या a वाले वलय पर यानी रिंग, ठीक है, पर एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर एक आपने रिंग कंसीडर किया और इसकी रेडियस है आपके पास में गिवन a, और इस पर जब आप चार्ज कर देंगे तो मान लीजिए +q चार्ज है और एक समान रूप से फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और वलय की केंद्र अक्ष पर केंद्र से a दूरी पर, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, x कीजिएगा, x दूरी पर, तो उसका केंद्र होगा यहाँ पर वो मानते हैं। और यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट P है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है फोर्थ वन, 1/4πε0 Q/a² + x² आउट ऑफ पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। एक ट्रायड वॉल्व के लिए म्यू RP के मान दे रखे हैं। निवेशी वोल्टता के मान 1 वोल्ट का परिवर्तन करने पर निर्गत शक्ति का अधिकतम मान कितना होगा। अगर देखा जाए तो वॉल्व इस समय हटा दिए गए हैं, वॉल्व है भी नहीं सिलेबस में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, आइदर लिखना चाहें लिख सकते हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर आउटपुट की पूछी है, तो P मैक्सिमम जो यहाँ पर आपको मिलेगा उसमें सीधा सीधा आपके पास में है कि आप लिखेंगे म्यू V2 ना लिख के ऐसा कर लीजिएगा, उसे रीराइट कर लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। इसको लिखिएगा P मैक्सिमम और दिस विल बी इक्वल्स टू आपके पास में आएगा म्यू VI आउट ऑफ पावर 2 यानी स्क्वायर अपॉन 4 RP। ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पर सभी के मान लगाइएगा। म्यू का मान आप 50 लगाएंगे और VI आपका गिवन है 1 दे रखा है, इसका स्क्वायर कीजिएगा अपॉन में 4 इंटू R का मान है 5 किलो ओम यानी 5 इंटू 10⁻3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो 5/40 आपको मिलने वाला है। ये मिलेगा 5/40 और इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास में आएगी 0.125 इतना वाट या जूल पर सेकंड, ठीक है। तो उसमें सही आंसर है आपका 92 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत सुग्राह्यता दे रखी है। सुग्राह्यता का मान है 35.4 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पदार्थ की विद्युतशीलता का मान कितना होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर कहा जाए द इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी ऑफ द सम मटेरियल, इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी दे रखी है 35.4, यानी ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये पूरा है एक्सी के द्वारा इसको दिखाते हैं, एक्सी से शो करते हैं इसको। तो इसको आप लिख लीजिएगा एक्सी दिस इज इक्वल्स टू 35.4 × 10⁻², ठीक है। यूनिट लगाते रहिएगा। उसके बाद में हम लोग देखें कि ε0 का मान गिवन है। पदार्थ की निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मान दे रखा है। अगर माध्यम की वैद्युतशीलता की बात की जाए तो ये बराबर होती है म्यू रिलेटिव म्यू आर के बराबर होती है। और म्यू आर का जो मान बराबर होता है वो K × ε0 के बराबर होता है। और ये पूरा फैक्टर अगर देखें तो ये बराबर होगा ε0 + XE के, ठीक है। तो अब आपको करना ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है पूरा मान आप लगाएंगे। ε0 का जो गिवन मान है ये वैल्यू है आपके पास में 8.86 और केवल आपको इसके साथ में इसको ऐड करना है, यानी 8.85 × 10⁻² को ऐड कर दीजिए 35.4 × 10⁻² के साथ में। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलेगा 44.3 × 10⁻² के बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है कि यहाँ पर -2 की जगह -12 होना चाहिए, है ना। आप लोग भी ध्यान कीजिए ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 होती है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है ये भी 10⁻² की जगह पर -12 होगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं तब और क्लियर होता है। तो 35.4 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों तो सेम हैं, तो इसको ऐड करने पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 44.3, ठीक है। और जो सही कह रहे हैं अगर ये संशोधन हुआ है तो 10⁻12 हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ, हम लोग सही थे और इसमें जो सही ऑप्शन है वो 44.4 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। -2 इसमें किसी का भी ऑप्शन नहीं है। ओके, तो 94 पर आते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 0.0167 दे रखी है। पृथ्वी की कक्षा में इसके महत्तम और न्यूनतम वेगों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर यू मैक्सिमम और यू मिनिमम की बात कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर इसका आपको रेशियो निकालना है तो सबसे पहले इनके फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। तो यू मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम के लिए वैल्यू जो होती है √G m और ये बराबर होता है 1 + E/1 - E के,
ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस ई के इक्विवेलेंट होता है। वहीं पर अगर बात करें यू मिनिमम के बारे में, तो यू मिनिमम का स्केच जस्ट नीचे लिख लेते हैं। यू मिनिमम दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और उसमें भी सिर्फ अंतर ये होता है कि 1 माइनस ई ऊपर होता है और 1 प्लस ई नीचे होता है। तो जी एम और ब्रैकेट में 1 माइनस ई अपॉन ए 1 प्लस ई। तो क्योंकि इसमें रेशियो पूछा गया तो हमको इसमें एक दूसरे से डिवाइड ही करना होगा। तो जी एम से जी एम कैंसिल कीजिए, ए से ए कैंसिल कीजिए, हर का हर जो दे रखा है यानी 1 प्लस डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और इन नीचे वालों का एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इनके ऊपर के इनका क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ई का भी स्क्वायर होगा और नीचे 1 माइनस ई का भी स्क्वायर होगा, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ तो उनके स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा। आइए दोबारा से लिख लेते हैं। तो जो हम कह रहे थे कि यू मैक्सिमम अपॉन यू मिनिमम की जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी अंडर रूट में, ऊपर आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनके रूट से इनका स्क्वायर हटा दीजिए, केवल आपके पास बचेगा 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई। यहाँ पर अब आपको ई की वैल्यू दे रखी है जो गिवन है, तो यहाँ पर जो मान है 1 प्लस करके आएगा 0 पॉइंट, अगले स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसको ऐड करने आ रहे हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, तो 1 प्लस 0.0167 कैलकुलेशन के लिए और कहेंगे कि इसको भी काफ़ी अच्छे से शार्प कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी कम समय में कभी कभी पेपर काफ़ी न्यूमेरिकल वाला आ जाता है। ठीक है, जानबूझ के कोशिश की जाती है, और जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े, क्योंकि 167 ठीक है ना, ये आया, और माइनस करने पर ये वैल्यू आपके पास में आएगी 0.9833 आने वाली है। यहाँ डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे और भाग लगाएंगे, सीधा सीधा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रेशो आपको मिलेगा 1.03, और ये वैल्यू आपके आंसर नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेगी। तो 1.03 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95 है। यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश ही हो तो उन दो सदिशों के अंदर का परिणाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 को अगर देखें तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है। अगर हम बात करें ए प्लस वी के बारे में, मान के चलें ये दो यूनिट वेक्टर थे, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, और इसमें इनका अगर योग देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अगर लगाते हैं, ठीक है ना, अगर फंडामेंटल देखा है तो यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में आपका क्या आता है, cos थीटा आता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये एकांक सदिश हैं तो इनका अगर योग देखा जाए तो एक ही जगह पर भी आप 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 ये भी आपका 2 होगा, और साथ में आपको मिलेगा cos थीटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 प्लस 2 है ना, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा में अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो ये सब आप नोट करते जाइए। तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इज इक्वल्स टू, आपने लिखा अंडर रूट में चल रहे थे, 2 को कॉमन लिया और आपके पास में अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर चेंज करें तो 1 प्लस cos थीटा के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर बना, रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ से cos स्क्वायर के ऊपर से रूट हट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा केवल 2 cos थीटा बाई 2। और ये भी किसी इनका योग भी एकांक सदिश ही है, इनका योग भी एकांक सदिश है, तो 1 प्लस 1 आपका 1 मिलेगा, तो ये भी आपका 1 हुआ। और अब यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लिया जाए तो cos थीटा का यानी जो 2 cos थीटा बाई 2 आपको मिला, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जब 2 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, और 1/2 ये मान किसका होता है, ये होता है आपका cos 60 का। और अगर थीटा का मान निकाला जाए तो थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 120 मिलेगा, 120। अब ज़रा देखिए, उन्होंने कहा अंतर का प्रमाण ज्ञात करना है, तो अंतर के लिए क्या आता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का माइनस का, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, और 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 1, माइनस का 2, ए का मान भी यूनिटी है, और cos थीटा की जगह cos 120 डिग्री, cos 120, और cos 120 का जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। तो यहाँ से 2 प्लस 2 आप करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा। अगले स्टेप में आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिला 1 प्लस 1 2 किया, और माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/2,
तो यहाँ से 2 से 2 फिनिश कीजिए, माइनस और माइनस आपका प्लस होगा, तो आपके पास बचेगा 2 + 1 यानी किसके बराबर, √3 के बराबर है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका है आंसर नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी √3। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं 96। एक गोला है जिसका गुरुत्व केंद्र के परितः जड़ता गुण I और मात्रा m दे रखी है। यदि क्षैतिज तल पर बिना फिसले लुढ़क रहा हो तो घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो a sphere with the moment of inertia I about its center और gravity and mass m rolls on the horizontal surface without skipping। ठीक है, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक कर चुके हैं। तो सबसे पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो आप लोगों को ध्यान हो तो वहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी का मान, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये मान जो बराबर आया था, किसके बराबर आता, 7/5 और ब्रैकेट में आपको मिला था 1/2। पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 1/2 हाफ mv²। ठीक है, इसी तरह से रोटेशनल एनर्जी की अगर बात, केवल रोटेशनल एनर्जी की बात निकाली जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, 2/5 I ω²। तो 1/2 से आप क्या निकाल लीजिए, mv²। ओके, यहाँ पे क्योंकि रेशियो पूछा है और रेशियो में रोटेशनल एनर्जी वाला ऊपर है, ठीक है ना, तो RE में आप टोटल के E का भाग लगाएंगे, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे। तो ये जब इसके अपॉन में आएगा तो हाफ mv² से हाफ mv² कैंसिल कीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल कीजिएगा, आपके पास बच जाएगा 2/7 जो आपका आंसर नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर 4 इसमें आपका करेक्ट है। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं और चलना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी भी लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर अभी पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। ठीक है, उन सभी को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर सकें। और ये वाला जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं एक बार निगाह से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते हैं तो आपको घबराहट नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और वहाँ पर आप एक्टिव होते हैं दिमाग से आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो 97 पर पहुंचे हैं। 0.2 सेंटीमीटर का परिच्छेद वाला एक लौह दंड में 1600 एम्पियर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा 2.4 × 10⁻⁵ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। लौह दंड की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी। तो इसमें अगर स्टार्टिंग की जाए तो स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि B का फॉर्मूला, ठीक है, तो B = आपके साथ में चलता है μ0 और ये आता है 1 + m × h के बराबर। ओके, यहाँ पर कहा जाए तो ये आपके पास में गिवन है अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स 2.4 × 10⁻⁵ वेबर इन एन आयरन बार ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर। सब्सिबिलिटी ऑफ द आयरन बार विल बी, सब्सिबिलिटी पूछी गई है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी पूछी गई है। तो इसमें आगे आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं और सब्सिबिलिटी का मतलब XM का वैल्यू आपको यहाँ पर पता करना है। तो हमें सबसे पहले B का मान भी पता करना होगा। B का मान गिवन नहीं है तो फाई का मान, फाई दिस इक्वल्स टू B × A के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले फाई का मान गिवन है कि 2.4 दे रखा है, 2.4 × 10⁻⁵ और यहाँ से B का मान निकाल लीजिए। एरिया गिवन है 0.2 को आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है -4 से, 10⁻⁴ से। यहाँ से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल से इसका एक डेसिमल हटा सकते हैं, 2 से 12 टाइम कैंसिल होगा और 10⁻⁴ को इधर भेजेंगे, 10⁻⁻ प्लस का 4 यहाँ खत्म कर देगा और माइनस का 1 बचेगा, वो यहाँ पर पॉइंट के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से B का मान आपको कितना मिलेगा, 1.2। इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय नोटबुक ज़रूर अपने पास रखा करें और रखते भी होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आगे अब वही फार्मूला यानी B दिस इक्वल्स टू 4π, अब μ0 की हमने वैल्यू प्लेस कर दी है 10⁻⁷, उसका वैल्यू हमको लगाना पड़ेगा और 1 + Im और साथ में जो आपका गिवन है 1600। ठीक है, कितनी धारा है ये आपकी 1600। अब यहाँ पे B का मान आप बस प्लेस करना है आपको, तो 1.2 लगाइएगा और 4π, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी इसमें, 10⁻⁷। 1 + Im की वैल्यू निकालने के लिए इन सबको आपको मल्टीप्लाई अपॉन में पहुँचा दीजिए 1.2 के। तो अपॉन में जब पहुँचाएंगे तो 1 + Im दिस इक्वल्स टू मिलेगा 1.2 अपॉन 4π भी अपॉन में ही आएगा, 1.2 अपॉन 4π × 10⁻⁻⁷ × 1600। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपके पास में आने वाली है 596। मैंने इसको सॉल्व किया, 596.7 के अराउंड ये वैल्यू मिलेगी और ये 1 + Im के बराबर है। अभी एक काम और बचा है कि -1 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -1 जब करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में बचेगी 595.7 मिलेगा और 595.7 आपका कोई भी आंसर इसमें नहीं है। जो नियर अबाउट है वो आपका कितना 596
596 है, ठीक है। तो आप 596 को टिक करेंगे और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। किसी पतले लेंस के लिए कोण बड़े विक्षेपण इतना दे रखा है। पीले रंग के लिए विचलन कोण 0.5170 कण लेंस की बर्ण विक्षेपण क्षमता पूछी गई है। एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन फॉर अ लेंस ऑफ 0.0178 एंड द डेविएशन फॉर येलो लाइट इज़ 0.570 देन द डिस्पर्सिव पावर इज़। देखिए एक और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो इससे यूज़ कीजिएगा। 12th क्लास की आपकी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हों, उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार पूरी बुक्स, जितने ज़्यादा राइटर्स आपको अवेलेबल हो पाएँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स के उनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर का पूछा गया है, तो यहाँ पर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, यहाँ उसे ओमेगा से दिखाएंगे और ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है। ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। थीटा अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है, और जो थीटा होता है डी डेल्टा वी, और जो विचलन कोण जिसे बोलते हैं डेल्टा वी और डेल्टा आर के बीच में बना हुआ कोण है, और ये डेल्टा वाई। वहीं पर अपवर्तनांक के लिए भी ध्यान रखिए, अगर अपवर्तनांक के केस में भी दे रखा हो तो एन वी माइनस एन आर अपॉन में आ जाता है एन वाई माइनस 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में अगर वायलेट कलर के लिए, रेड कलर के लिए, येलो क्योंकि मिडिल कलर माना जाता है, मध्यवर्ती रंग बोलते हैं, तो यहाँ पर वाई ले लिया जाता है एन वाई माइनस 1। तो यहाँ पर अगर जब अपवर्तनांक के केस में दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। यहाँ पर डेविएशन के लिए पूछा है तो डेल्टा के टर्म्स में ना देकर थीटा का मान दे रखा उन्होंने, ठीक है। और मध्यवर्ती रंग डेल्टा वाई का विचलन कोण, डेविएशन एंगल दे रखा, तो इनकी वैल्यू को बस आपको प्लेस ओवर करना है और भाग लगाना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओमेगा दिस इक्वल्स टू 0.0178 अपॉन डिवाइड करेंगे 0.5170 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी ये आपको मिलने वाला 0.034 के इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भाग वगैरह भी देख लीजिएगा डेसिमल के, ठीक है। जिनके कंप्लीट ना हो तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उनमें काफ़ी सारे सभी मटेरियल अवेलेबल है, उसमें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो आपके काम का ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। एक लंबे बेलनाकार प्रकाश स्रोत से r दूरी पर रखे पर्दे पर प्रदीप्त घनत्व E का मान दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसी एक लंबे बेलनाकार प्रकाश स्रोत के बारे में, ठीक है। एक रॉड का प्रकाश स्रोत है, तो वहाँ से जो इल्यूमिनेशन है ऑन अ स्क्रीन ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके साथ में जो फार्मूला आपका यहाँ पर बनता है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका E प्रोपोर्शनल 1/r के लिए, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट 1/r² लेके चलते हैं, नहीं, यहाँ पर ये इसके कारण, ये पॉइंट सोर्स के कारण होगा, ठीक है। अगर पॉइंट सोर्स दे रखा हो या गोली स्रोत हो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट आपका गोली हो तो वहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है सिलेंड्रिकल के लिए, तो यहाँ पर 1/r आएगा, और 1/r से 1/r को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पर E प्रोपोर्शनल r-1। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। 100 पे आते हैं। एक ए त्रिज्या और एल लंबाई की केशनली इसके सिरों पर दावांतर दे रखा है, पी है, घनत्व दे रखा है आपका रो है, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक जैसे बना दिए हैं तो थोड़ा बनाने वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। रो और शांता गुणांक ईटा का समय टी में निकालें तो उसका द्रव का आयतन, तो इसमें सीधा फॉर्मूला है, पॉइज़ली का इक्वेशन बोली जाती है, उसमें जो आयतन का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू पाई आपका रो ए की पावर 4, जहाँ पर ए उसकी रेडियस होती है नली की, 8 ईटा इंटू टी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें इसके साथ में रहेंगी। तो यहाँ पर आप इसको साथ में लिख के इसमें ऑप्शन सही करेंगे, 100 का आपका आंसर सही है। आंसर नंबर 3 को आप सही लगाएंगे, इतना इसका आंसर होगा। सॉरी, ये टी ऊपर है, इन्होंने 8 नहीं दिखाया है, चलिए कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला 8/L के लिए बराबर लीजिएगा। तो यहाँ पर पाई और ए की पावर 4 रो और 8 ईटा इंटू के बराबर आपका आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, इसको सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें प्रकाश की किरण की हवा में तरंग दैर्ध्य दे रखी है 7200 एंगस्ट्रॉम। जिस माध्यम में प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम होगी उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में केवल आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप म्यू दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा मीडियम। तो यहाँ पर जो लैम्डा ए गिवन है आपके पास में वो है 7200 एंगस्ट्रॉम 7200। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ दे रखी है आपकी एयर में, और मीडियम में जो वेवलेंथ गिवन है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आप एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटाइए, मीटर में कन्वर्ट करते तब भी वही रहता, कैंसिल आउट हो जाता, 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, 72/48 इसको आप शॉर्ट रिड्यूस करेंगे तो आप किससे कीजिएगा, ठीक है, 4 से कर लीजिए, 10 टाइम्स ये हुआ अपॉन में 10, और 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 है ना, 18/9
10, ठीक है, 18/10। तो यहाँ से 10 का भाग लगा दीजिए 10 का, तो ये आपके पास में आएगा 1.8 के इक्वल। तो यहाँ पर जो 1.8 है वो आपका आंसर नंबर थर्ड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं इस समय यूट्यूब पर भी, तो आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा और हर एक कोशिश यही करनी पड़ेगी कि आप समय पूरा दे पाएँ। रेगुलर टाइम इंटरवल बना लीजिए अपना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। एक कण की गति दिखा रखे हैं, y = a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी से प्रदर्शित होती है। ये गति कैसी होती है? SHM करेगी, ठीक है, SHM है, लेकिन अब इसमें आयाम कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर दो तरंगें मिल रही हैं। तो पहली तरंग की अगर समीकरण लिखें तो y1, ठीक है, तो y1 = आपका क्या होगा? a sin और ये होगी आपकी ओमेगा टी प्लस φ1, ठीक है ना। इसी तरह से अगर दूसरा समीकरण देखा जाए तो y2 = a2 और sin ओमेगा 2। अब इसमें सुपर पोजीशन का आप प्रिंसिपल लगाते हैं और उसके बाद में टोटल y = किसके बराबर आता है? y1 + y2 के बराबर आता है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ओपन करते हो, ध्यान कीजिएगा। और यहाँ से आप अगर कंपेयर करें तो यहाँ से जो r का मान आपको मिलता है वो r का मान किसके बराबर होगा? r की जो वैल्यू बराबर होगी √a1² + a2² + 2a1a2 और साथ में आपके आता है cos, अगर दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो आपको मिलेगा cos φ1 - φ2, ठीक है। दोनों अलग अलग फेस डिफरेंस दोनों के अलग अलग हैं, तो cos φ1 - φ2। अब अगर आप इसकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं φ1 और -φ2 को विद रेस्पेक्ट टू cos ओमेगा टी के, तो यहाँ पर एक फंक्शन अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा a sin ओमेगा टी प्लस b। इस cos ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं sin π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें तो φ1 - φ2 की वैल्यू किसके बराबर? π/2 के बराबर, यानी 90 डिग्री के बराबर। φ1 - φ2 दिस इज इक्वल्स टू π/2, 90 डिग्री के बराबर हुई। और जो r में जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा था तो उसमें केवल दो ही फैक्टर बचेंगे, a1² + a2² और प्लस 2a1a2 करके जो था वो cos 90 होने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परिणामी आयाम आपके पास में आएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड वन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली आयाम की सरल आवर्त गति होगी और ये उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम होगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे देखें कि किसी चालक में धाराएं गिवन है। I1 दे रखा है sin 15 sin ओमेगा टी, I2 दिस इज इक्वल 15/√2 sin ओमेगा टी और I3 = 15। ये देखिए इसमें I3 पे ध्यान दीजिएगा, I3 में कोई भी साइन वाला टर्म इसमें नहीं दे रखा। तो इसमें पूछा जा रहा है समान औसत प्रभाव उत्पन्न करती है यदि उपयुक्त सामर्थ्य यानी पावर P1 P2 और P3 है, तो इनमें बतानी है कि किसका मान ज़्यादा होगा, P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा कि P3 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इनकी पावर का फार्मूला देखना पड़ेगा। P की पावर का फार्मूला जो होता है P = I² × R के बराबर होता है। तो अगर P1 की बात की जाए तो P1 यहाँ पर जो गिवन है वो है I/RMS इसका स्क्वायर, ठीक है। तो I/RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास में दे रखा है 15, ठीक है ना। तो 15 में भाग लगाना पड़ेगा √2 से, क्यों? क्योंकि I0/√2 होता है। ये I0 को रिप्रेजेंट कर रही है, I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी, लेकिन इसमें नहीं है, बस इसमें यही है इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जब I0 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर मिलेगा आपको, 15 का स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 और यहाँ पर मिलेगा आपको r। तो आप ध्यान रखिएगा P1 की वैल्यू हमारे पास आई 15²/2 के बराबर, ठीक है। आगे इसको कैलकुलेट ना कीजिएगा क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना है। उसके बाद में P2 का मान निकालिएगा। P2 का मान भी आपको इसी तरह से है, ये आपका I0 का काम करेगा और I0 के साथ में जब आप √2 का गुणा करोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 15/2 और इसका आपको करना पड़ेगा होल स्क्वायर विद मल्टीप्लाई ऑफ r। तो 15 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू तो P1 से कम हो गई, ठीक है ना। क्यों कम हो गई इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर इसकी जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज़ कर गया, वहाँ केवल 2 था और यहाँ पर क्या हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया हमको कि P1 का मान P2 से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखते हैं P3 की वैल्यू। P3 पर आइए, P3 का मान है सीधा 15 और 15 अगर दे रखा है तो यहाँ पर P3 की जगह पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर अपॉन √ वगैरह कुछ नहीं लगाना और ये r²। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगी P3 सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा आपका P1 हुआ और सबसे छोटा आपका हुआ P2। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपका 15 का स्क्वायर है। अगर P1 की बात करें तो 15²/2 था और अगर P3 की P2 की बात करें तो कितना था? P²/4 था। ओके, तो इस तरह से जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा वाला सही है इसको आप देखिए, बताइए। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है P3 सबसे बड़ा है, तो ये इस पर फोकस करें जरा। P3 सबसे बड़ा है
उसके बाद P1 जो है P2 से बड़ा है और सबसे छोटा आपका P3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। तो 104 पर है कि धातु के दो गोलों की धारताएं दे रखी हैं C1 और C2। थोड़े से क्वेश्चन अलग हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लिकेटिव लग रहे होंगे आपको, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इन जैसे क्वेश्चनों से ही आपका पाला पड़ना है, ठीक है ना। तो धातु के दो गोले की धारताएं दे रखी हैं C1 और C2 हैं, इनकी अलग अलग आवेशों के अनुपात दे रखे हैं। तो इनमें सबसे पहले दो गोले बना लीजिए, ये हो गए, और इसकी कह दीजिए C1 है और ये आपका C2। इन पर जो आवेश दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसको कह दीजिए Q आवेश इस पर है और इस पर है 3Q आवेश। इन्हें आपस में अगर संपर्क कर दिया जाए, संपर्क करने पर क्या होगा कि इन संपर्क करके अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो संपर्क करके अलग करने पर कंडीशन क्या होती है कि उन पे जो विभव होता है वो एक समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर विभव पोटेंशियल देखा जाए तो V1 इक्वल्स टू स्टार्टिंग में कितना होगा, ये बराबर होगा Q/C1 के। इसी तरह से V2 का मान यहाँ कितना होगा, ये बराबर होगा Q/C2 के। जब आप इन्हें संपर्कित कर दोगे, संपर्कित करने पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर कर दीजिए, V1 प्लस V2 के बराबर कर दीजिए। और V1 V2 के आप जब बराबर करेंगे तो इसमें आपके पास में हो जाएगा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, आप अगले स्टेप पे लिखिएगा। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में मिलेगा V इक्वल्स टू Q/C1 और प्लस 3Q, ठीक है ना, 3 गुना है ना, 3Q/C2। इसके बराबर वैल्यू मिली। VQ को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 3/C2। ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब सेपरेट अलग अलग अगर अलग करते हैं तो अब जो चार्ज की स्थिति होगी तो Q1 दिस इज इक्वल्स टू C1 V के बराबर और Q2 का मान C2 इंटू V के बराबर। देखिएगा ज़रा, दोनों के V बराबर हैं, ठीक है। तो V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो आवेशों का अनुपात मिलेगा वो किसके बराबर होगा, धारताओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी C1/C2 के बराबर होगा। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो इसमें आंसर नंबर 3 आपका सही हुआ। लास्ट क्वेश्चन इस आज के वीडियो का 105, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। उम्मीद ना करिएगा कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो किसी चालक में 10 अगर मिल जाता है तो गुड लक। 10 × 10√2 एम्पेयर की इससे धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू पूछी गई है। I0/√2 यूज़ करेंगे। I0 का मान 10√2 और √2 से √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपके पास में, केवल 10 बचेगा, जो आपका आंसर नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।